हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास लेने जा रहा हूँ। और ये जो क्लास है पॉलिटी से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि आने वाले मई के महीने में 2025 को मई के महीने में यूपीएससी का प्रीलिम्स सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, प्रीलिम्स होने वाला है मई के महीने में। तो उसमें पॉलिटी जो भी ऑप्शनल अपना सब्जेक्ट्स लेंगे या पॉलिटी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी आप लोग पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बारीकी से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा। ये मेरा प्रयास रहेगा कि अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और मैं पूरा अपना पूरा फुल कंसंट्रेशन के साथ आप लोग को बताऊंगा। इस लोग जो है आप एक कॉपी पेन लेके इसको नोट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगेगा। और लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको समझ में आया कि नहीं, कि फंडा आपका क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो चलते हैं बिना कोई देर किए, विदाउट एनी हसल एंड बसल, लेट्स स्टार्ट। तो गाइस चलते हैं सीधा पेपर नोट्स पे। टॉपिक हमारा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारत का संविधान। बहुत बारीकी से इसमें चर्चा करेंगे। मे बी हो सके बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। ये पहली क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करूँगा। एक बेसिक चीज़ मैं आपको बताने का इसमें पूरा अपना जो है पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इसमें करूँगा। ठीक है, तो जब बात आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टार्टिंग में क्या दी हुई है, प्रियम्बल। क्या दी हुई है, प्रियम्बल। आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी, देखी होगी। आपके पास बेयर एक्ट है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट है आपके पास। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। ठीक है, ये भी एक कानूनी है। ठीक है, इसके सबसे फ्रंट में प्रेम्बल लिखा रहता है, जहाँ पे लिखा रहता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये मेरे क्लास नोट्स की कॉपी है, 2020 के आसपास की ये थी। ठीक है, सो आप लोग के संग में इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि, क्योंकि नॉलेज इज़ समथिंग कि जो आप जितना ज़्यादा किसी को आप बांटोगे तो उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों से भी यही एक्सेप्ट करता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। ठीक है, तो देखिए प्रेम्बल आपका ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू socialist, sovereign, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice। जस्टिस का एक सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। मैं समझाऊंगा आपको ये सब वर्ड्स। ठीक है, सोशल जस्टिस मतलब देखिए सोसाइटी में बहुत सारे टाइप के लोग रहते हैं। ठीक है, एक रिच भी रहेगा, अंबानी अडानी, और एक रिक्शे वाला भी रहेगा। ठीक है, तो सोशल जस्टिस मतलब क्या हुआ कि दोनों के लिए सेम लॉज होंगे। ठीक है, अगर इस रिच पर्सन ने किसी का मर्डर किया तो ये नहीं है कि ये जो है कुछ 10-20 लाख रुपए दे के अपने आप को वहाँ से छुड़ा ले। अगर मर्डर की पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या हैंग टिल डेथ है, ठीक है, तो ये मिलेगी ही मिलेगी, चाहे ये अंबानी भी हो, चाहे ये प्रधानमंत्री भी हो, चाहे कुछ भी हो, कितना इसका सोशल स्टेटस बड़ा हो। ठीक है, इसको ये पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। अगर ये रिक्शे वाला भी होगा या कोई भी गरीब इंसान होगा तो इसको भी ये पनिशमेंट मिलेगी मिलेगी। तो सोशल जस्टिस ये है। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस मतलब वही सेम चीज़ हो गया। चाहे कोई अमीर आदमी हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, उसके पास भी, रिच पर्सन के पास भी कोई कंपनी क्रिएट करने का क्या कहते हैं राइट्स हो सकते हैं। कोई रिच पर्सन भी अपनी छोटी रिच पर्सन भी अपनी कोई कंपनी चला सकता है, फैक्ट्रीज चला सकता है। और कोई अगर पुअर पर्सन है, अगर अपने पैसे थोड़े बहुत लगा के कोई छोटा मोटा स्टार्टअप करे, तो वो भी अपनी कंपनीज की स्टार्टअप जो है शुरुआत कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इकोनॉमिक। कि इकोनॉमिक में भी आप ये दो पर्सपेक्टिव में देखेंगे, रिच और पुअर में। ठीक है, तो दोनों को जो है इकोनॉमिकली जस्टिस मिलेगा। पॉलिटिक अगर बात करें, ये जो वर्ड है पॉलिटिकल जस्टिस, तो पॉलिटिकल जस्टिस मतलब होता है कि जैसे इलेक्शंस होते हैं ना, इलेक्शंस, ठीक है, तो कोई आम आदमी, जैसे कोई रिक्शे वाला है, कोई गरीब है, कोई भी है, कोई साधु है, कोई संत है, वो भी
अपना वोट डाल सकता है, ठीक है, इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, स्टैंड इन इलेक्शन, एमपी, एमएलए, जितने भी उम्मीदवार होते हैं आपके लोकल, जो भी जैसे मेयर के इलेक्शंस होते हैं, है ना, तो क्यों मेयर को सिटी का पहला सिटीजन बोला जाता है, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे जितने भी इलेक्शंस होते हैं, इन सब में राइट्स है कंटेस्ट करने का, खड़े होने का, स्टैंड होने का, ठीक है। विधायक के लिए आपको कोई जैसे रिक्शे वाला भी खड़ा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई मतलब दो ही चीज़ आपको यहाँ पे देखनी है, रिच और पुअर, ठीक है। दो लोगों को आपको यहाँ पर देखना है। इसी में आपका ये जो वर्ड है तीनों, कौन सा, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तो ये तीन इसमें कंपेयर हो जाएगा, इन दोनों को देखेंगे तो मतलब कहने का मतलब समझ गए होंगे आप लोग। फिर देखिए आगे प्रेम्बल में लिखा है लिबर्टी। लिबर्टी किसकी, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप की। लिबर्टी मतलब होता है एक टाइप का फ्रीडम ही होती है, ठीक है। फ्रीडम और लिबर्टी में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि लिबर्टी एक सर्टेन लिमिट तक होती है और फ्रीडम पूरी कंप्लीट होती है। तो लिबर्टी और फ्रीडम का मतलब ये होता है, आप अभी फ्रीडम से समझ लीजिए कि फ्रीडम है आपको कुछ भी सोचने का, अपने जो भी आपने सोचा उसको एक्सप्रेस करने का, किसी चीज़ को मानने का, किसी चीज़ को पूजने का, कोई वर्शिप वगैरह आप करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या इसमें वर्ड लिखा हुआ, इक्वलिटी। इक्वलिटी किसकी, स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। मतलब कोई अगर जॉब है तो उस जॉब में कोई अगर वही ये जो वर्ड्स हैं आपको, रिच और पुअर, इसको ध्यान में रखना है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसका जो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी आपको समझ में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक जो रिच पर्सन है उसका भी स्टेटस एक जैसा रहेगा और जो पुअर है उसको भी स्टेटस एक जैसा, कोई इसको ऐसे लात मार के भगा नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई ऐसा करता है दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अकॉर्डिंग टू आईपीसी और बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मेरा मतलब यही है कि कोई गरीब हो या कोई अमीर हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी आदमी होता है, वो उसकी नीयत पर डिपेंड करता है या उसकी किस्मत होती है कि वो किस हद तक जा सकता है, वो अमीर बने, वो गरीब बने, ठीक है, वो अपने कर्मों से बनेगा, है ना। ठीक है, तो स्टेटस इक्वल होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी भी इक्वल होनी चाहिए। कोई अगर जॉब अगर गवर्नमेंट लेके आ रही है तो उसमें सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एक गरीब का बच्चा भी एग्ज़ाम दे सकता है, एक रिच का बच्चा भी एग्ज़ाम दे सकता है, अपनी काबिलियत के अनुसार अपने उस एग्ज़ाम को क्रैक करके गवर्नमेंट की एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है ना, और अपनी जो है गवर्नमेंट जॉब पा सकता है। तो अपॉर्चुनिटी ये होती है टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी, यानी कि आपस में, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है गाइज भाईचारा। ये वर्ड जो है ये ध्यान से देख लीजिएगा, फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, यानी कि आपसी में। देखिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में होता क्या है, बीजेपी, है ना, ये जो वर्ड है पॉलिटिक्स, ये आपने सुना होगा। इसमें देखिए पार्टीज होती हैं, बीजेपी, कांग्रेस और डिफरेंट तमाम तरीके की पार्टीज, अपोजिशन पार्टी और मेन पार्टी। अभी जैसे मेन पार्टी बीजेपी चल रही है, मोदी पार्टी, ठीक है। तो पॉलिटिक्स जो होती है, तो ये क्या करती है, गंदा खेल खेलती है लोगों के बीच में कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, ठीक है। और तो इस चीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में ही देखिए हमारे सीधा मना कर रखा है कि हम क्या करेंगे कि प्रमोट करेंगे, फ्रेटर्निटी को प्रमोट करेंगे, ठीक है। भाईचारा आपस में बनाए रखेंगे, कोई हिंदू कोई मुस्लिम कोई नहीं, हर कोई क्या है, इंसान है, एक अच्छा मनुष्य है। ये वाली विचारधारा आपको अपने मनोमस्तिष्क में, अपने माइंड में लेके ही नहीं आनी कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है ना। ये वर्ण सिस्टम आपने सुना होगा, है ना, वर्ण सिस्टम अकॉर्डिंग टू हिंदू कल्चर। तो वर्ण सिस्टम में क्या होता है कि लोगों को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है, वैश्य, शूद्र। मैं आपको इस एग्जाम्पल के तहत ये समझाता हूँ कि फ्रेटर्निटी होती क्या है, ठीक है। वेदास के अकॉर्डिंग, इन वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग होता ये कि जो इंसान वेदों को लिखेगा या कुछ पढ़ाने का काम करेगा या कुछ इंटेलेक्ट वाली बात करेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो ब्राह्मण कहलाएगा। क्षत्रिय का काम क्या होगा, पावर, ठीक है, प्रोटेक्शन,
हम बेसिकली इसे क्या कह सकते हैं, प्रोटेक्शन। यानी कि जो इंसान प्रोटेक्ट करने की हैसियत रख सकता है, ताकतवर होगा, जितना बलवान होगा, है ना, तो वो छत्री कहलाता वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग। वैश्य जैसे कोई हैं बैंकर है और कोई लोन वोन देते हैं, है ना, तो ये वाले जो मिडिल मैन्स हो गए जितने भी, ठीक है, जो ऐसे बिजनेस वगैरह करते हैं, वो हो गए वैश्य की कैटेगरी में आते हैं। शूद्र क्या होते हैं, सबसे लोवेस्ट कैटेगरी में आया करते हैं वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो बिल्कुल लो स्टेटस वाला काम करते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज फॉर एग्जांपल कोई कॉबलर है, ठीक है, कोई क्या कहते हैं, सैलून है, हेयर कटिंग वाले, नाई, है ना, तो ये सब जो है इसके अकॉर्डिंग ये शूद्र की कैटेगरी में आते थे। लेकिन बट ऐसा नहीं है, ये हमारी जो है प्रेम्बल ही साफ मना करती है कि आपस में हम क्या करेंगे, एक फ्रेटर्निटी बनाए रखेंगे, ताकि उनकी जो है डिग्निटी, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक डिग्निटी बनी रहे। और अगर डिग्निटी बनी रहेगी तभी जाके हमारा जो देश है उसकी यूनिटी बनी रहेगी और इंटीग्रिटी, एकता बनी रहेगी, हमारा देश बदा रहेगा। अगर आपस में लोगों के मनों में ये विचार आने लग गए कि हिंदू है, मुस्लिम है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये ठाकुर है, ये जाट है, या फलाना फलाना जितना भी लोग बोलते हैं, तो ये सब बेकार चीज़ है गाइज, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी नहीं। फाइनली हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है कि इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी कुछ मेंबर्स थे, कुछ उसमें लेडीज़ भी थी, कुछ वुमेन्स थी, ठीक है, तो वो टोटल आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। मैं जो है कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं सबको कंपाइल कर दूँ, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, इनेक्ट कर लिया था, और अपने आप को हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया था। तो यही लाइन लिखी है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया हमारा गाइस प्रेम्बल। फिर आगे बढ़ते हैं गाइस। ये सिर्फ उन लोग के लिए है जो बेसिकली जानना चाहते हैं और डिटेल में कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं बेसिकली। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, यानी कि एक लॉ होता है, एक कानून होता है जो हमारे नेशन को गवर्न करता है कि किस तरीके से हमारी कंट्री चलेगी, गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में कैसे रिलेशन रहेंगे, सिटीज़न जो हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करने, ठीक है, उसके लिए लॉज हैं इसमें। इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है किसी भी कंट्री के लिए। दो काइंड के कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता रहा था, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग बहुत सारे अवेयर होंगे कि ब्रिटेन का जो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, ठीक है, अनरिटन ही है, रिटन नहीं है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ यूएसए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोल सकते हैं ना। तो इसको आप, ये है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और ये है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है गाइस, ये इसका एग्जाम्पल। अब गाइस देख लीजिए, आप लोगों के लिए ये सहूलियत ये हो गई कि आपको बने बुने नोट्स यहाँ पर मिल गए। आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इतना ये पर्टिकुलर उठा लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, क्या स्पेशलिटी होती है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। रिजिड होता है, उसको एकदम से अमेंड नहीं किया जा सकता, ठीक है। जितने भी मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, जितने भी एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, सब उनकी जो है सहमति, कंसेंट चाहिए होती है। फिर रीडिंग जो है प्रेसिडेंट के पास जाता है, फर्स्ट बिल पास होता है, उसके बाद जो है प्रेसिडेंट के कंसेंट के लिए उनके पास जाता है, प्रेसिडेंट अपनी वीटो भी वहाँ पर दे सकते हैं। तो बहुत सारी बात होती है, इसलिए बहुत रिजिड होता है, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनी रहती है, यानी कि अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा। ये कह ही नहीं सकते कि हमारे ऐसे रूल्स लिखे कहाँ हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो ऑलरेडी रिटन है तो उसमें हर चीज़, जो भी चीज़ लिखी हुई है वो लिखी हुई है, कोई उसको नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है। मतलब देखिए, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तीनों के अपने अपने काम होते हैं। तो कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता। अब फिर जो लोग देखना चाहते हैं कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या होता है, देखिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं कि ये लिखा ही नहीं होता, लेकिन ये एक सिंगल
डॉक्यूमेंट नहीं होता, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट में कंपाइल नहीं होता, और बहुत सारे ऐसे भी रूल्स होते हैं जो चले आ रहे होते हैं पहले टाइम से, ठीक है, कहीं लिखे भी ना हो, तो वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि ब्रिटेन, और भी देख लीजिए न्यूजीलैंड एंड इजराइल। तो इस काइंड के जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वहाँ का जो भी कस्टम होती है, जो भी रीति रिवाज होती है, जो भी बिलीव्स मान्यताएं होती है, तो वो सब को मान के वो चलते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी कंट्री की कस्टम्स है, तो यही हमारी लॉ है, ठीक है, तो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब देख लीजिए कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसकी करेक्टरिस्टिक्स आपने देखी थी, इसकी क्या थी कि ये रिजिड था, और वैसे ही इसका करेक्टरिस्टिक क्या है, इसका करेक्टरिस्टिक है कि ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है, इसको इजीली अमेंड किया जा सकता है, इट कैन बी इजीली अमेंडेड। अमेंड मतलब क्या होता है गाइस? अमेंड मतलब ये होता है, अगर मान लीजिए कोई लॉ आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक है, तो उसको चेंज कर सकते हैं इजीली। उसमें हम कुछ भी अपने अपने हिसाब, हमारे एरिया में जो लोग रह रहे होते हैं उनके हिसाब से हम लॉस डाल सकते हैं, कुछ भी ऐसा डाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होती है, ठीक है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है, ये चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस की होगी, ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फीचर है? अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर ये है कि पार्लियामेंट यहाँ पर क्या है, सुप्रीम है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में सुप्रीम है, ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको वेरी क्लियर होनी चाहिए। फिर चलिए और बात करते हैं कि इसकी डिमांड कैसे अराइज हुई, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड कैसे अराइज हुई। कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तभी बनेगा जब कोई असेंबली, कोई एक सभा होगी है ना, वो आपस में मिलकर डिसाइड करेगी कि हमारा देश है तो हमारा लॉ होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में बहुत सालों से जो है ब्रिटेन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया हुआ था। तो जब जैसे ही वर्ल्ड वॉर का टाइम आया था, तो वर्ल्ड वॉर के आते आते जो है स्वराज की डिमांड होने लगी, यानी कि सेल्फ रूल की डिमांड होने लगी। तो उस रूल को, सेल्फ रूल को अचीव करने के लिए एक असेंबली बनाई गई, जिसे हमने बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे से इसको पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो दिस इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे ऑलरेडी आप लोग के पास बियर एक्ट वगैरह पढ़ी होगी, तो उसमें हर चीज़ मेंशन है। देखिए, जो सबसे पहली डिमांड थी ना, वो, या फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट डिमांड टू मेक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सोन इन स्वराज बिल। किसका था ये स्वराज बिल? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। 1895 में इन्होंने ये स्वराज बिल की डिमांड की थी कि हमको क्या चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी होएगी। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और महात्मा गांधी का दौर आया। महात्मा गांधी जी अफ्रीका से इंडिया आए 1922 में। इन्होंने इनडायरेक्टली जो है इंडिकेट किया अपने न्यूज़पेपर में, इनके एक न्यूज़पेपर का नाम था हरिजन। तो अपने इस न्यूज़पेपर में इन्होंने बोला कि हमारा इंडिया का एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो किसके द्वारा बनाया जाना चाहिए, वो इंडियंस के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। यानी कि एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जो हमारे खुद के इंडियंस बनाएंगे, ठीक है। फिर समय और बीता, समय आया 1928 का, नेहरू रिपोर्ट। नेहरू यानी कि किसकी बात हो रही है? मोतीलाल नेहरू की बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। तो ये 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, इसमें जो की पॉइंट्स थे वो क्या थे, आपको ये देखने हैं इसमें कि इंडिया वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस, यानी कि हमारा खुद का अधिकार होगा, हमारे ऊपर किसी और का अधिकार नहीं होगा। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई यहाँ पर, हमारा ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पे, हमारे लैंड में रह के हम पे जो है हुक्म नहीं चला सकती, इसलिए इसे बोला गया इंडिया वुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। साथ में मोतीलाल नेहरू जी ने बोला कि एक जो गवर्नमेंट का फॉर्म होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फेडरल फॉर्म होना चाहिए। फेडरल फॉर्म मतलब जैसे आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आप आगे चल के देखेंगे कि 3 लिस्ट आपको देखने के लिए मिलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, करेंट लिस्ट, है ना। तो इस पे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इसमें टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं। उस 100 सब्जेक्ट में जो है पार्लियामेंट के पास जो है ओनली अथॉरिटी है, सिर्फ पार्लियामेंट के पास, ताकि वो उसमें जो है लॉ बना सके। और अगर बात करें स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे 61 या 63 के आसपास ऐसे कुछ मैटर्स हैं, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है।
कि इसमें जो है स्टेट की जो अपनी जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, जो विधानसभा होती है, वो उस पे जो है बिल्स बना सकती है, जैसे कि मैरिज हो गया है ना, तो या डाइवोर्स हो गया, इससे रिलेटेड अगर कानून बनाना है तो ये जो है स्टेट भी बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी बना सकती है। अगर कॉलिजन होता है दोनों के लॉज में तो किसकी सुप्रीमेसी होगी? यूनियन की, सेंटर की, ठीक है। और कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसमें दोनों यानी कि यूनियन भी लॉज बना सकती है और स्टेट भी लॉ बना सकती है, उसे बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ठीक है, तो और ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इन विच रेजिडोरी पावर वेस्टेड इन द सेंटर, यानी कि रेजिडोरी पावर वो होती है कि फाइनल पावर जो होती है वो किसके पास वेस्टेड होगी, किसकी चलेगी? सेंटर की चलेगी। ठीक है, साथ में मोतीलाल नेहरू जी ने ये भी बोला था कि हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स भी चाहिए, ठीक है। और जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, यानी कि ऐसी जो कम्युनिटी है जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, जो कम समुदाय के लोग हैं हमारे देश में, ठीक है। क्योंकि देखिए होता है ना कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम्स में ये होता रहता है ना, तो इसलिए रिजर्वेशन जो है माइनॉरिटीज़ को प्रोवाइड करने का यहाँ पर निर्णय भी लिया गया। लेकिन आपको ध्यान में रखना क्या है कि इनकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया ही नहीं, क्योंकि इंडिया में उस समय बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज चल रही थी, ठीक है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके अलावा बहुत सारी अदर वेरियस रीजनल पार्टीज भी थी, जो कि ये सोच रही थी कि इंडिया पे जैसे ब्रिटेन का कब्जा छूटेगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का हुक्म खत्म होगा, तो हम लोग जो है अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, है ना, यानी कि पूरे देश पे हमारा राज होगा। इसलिए मोतीलाल नेहरू जी का ये जो ये ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, तो इसको जो है नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है ना, इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। फिर समय और बीता, ऐसे बीतते बीतते 1934 में एम एन रॉय थे, उन्होंने एक जो है डिमांड प्रेजेंट की कि हमें जो है एक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है हमें एक फ्रंट, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी पड़ेगी। डायरेक्टली इन्होंने बोला कि हमें एक जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वैसे एक कम्युनिस्ट पार्टी भी थी, ठीक है। तो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हुआ करते थे एम एन रॉय। तो 1935 में इनकी ऑफिशियली डिमांड हो गई कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, ठीक है, इंडियंस के द्वारा। तो देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, अभी मेरा मेन पर्पस आपको एक कॉन्स्टिट्यूएंट को एक बारीकी से समझाने का प्रयास मैं करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है देख लीजिएगा, ठीक है, ये आप लोग जो है पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ, क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, फेसबुक सेशन में अगस्त ऑफर में जो है प्रपोजल किया गया, ये सब जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपके सामने पूरा का पूरा मैटर रखा हुआ है। फिर आपको पता ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाती है, फिर जो भी ऑब्जेक्टिव चल रहा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, वो फिर से टल जाता है, ठीक है। होता ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो इंडिया को इनडायरेक्टली, उन्हें बिना बताए इंडिया को शामिल कर लेती है कि इंडिया भी हमारे साथ है ब्रिटिश अलायंसेस में। तो जो स्टैफोर्ड क्रिप्स होते हैं वो आते हैं इंडिया पे, ठीक है, उनके जो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो लेके आते हैं, जो भी फीचर वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि उसमें वो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो ब्रिटिशर्स होते हैं, और इंडियन इंडियन लोगों की जो डिमांड होती है हमारी कि भैया हमारा जो संविधान है वो हमारे लोगों द्वारा बनाया जाएगा, इसमें आप लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम लोग इतने काबिल हैं कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद बना सकते हैं, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लोग आप जो है ये आप पढ़ लीजिएगा। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन के 3 मेंबर्स होते हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइस, पूछा जाता है कौन कौन से मेंबर्स हैं, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस। थोड़ा पढ़ लीजिए इसके बारे में। इसी की कैबिनेट मिशन, ठीक है, ये जो कैबिनेट मिशन था इसी के रिकमेंडेशन पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, वो एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल बना दिए, ठीक है। यहाँ मान लीजिए 231 या 233, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितने लोग कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे,
एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ पीपल थे, ठीक है। तो इतने लोग मिलके जो है एक इनकी इंडियंस हो गए, ठीक है, और इसमें कुछ जो ब्रिटिशर्स भी थे, ठीक है, जो इंडियन में ही रह रहे थे, जिनका दिल इंडिया में लगता था, ठीक है। तो ये लोग जो है इंडिया की फेवर के लिए बात करते थे। तो इनकी आपस में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, और जो है नवंबर 1946 में बन के तैयार हो गई। अब इनका काम क्या होगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो 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 कॉन्स्टिट्यूशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन अब ये बनाएगी। अब बनाएगी किस तरीके से, इस चीज़ पे हम आते हैं। ये एक तरीके की हमारी पार्लियामेंट ही आप समझ सकते हो, ठीक है। इसकी टोटल स्ट्रेंथ थी कितनी, 389। अब देखिए उस टाइम पे पोस्ट इंडिया पे, ठीक है, यानी कि जब इंडिया अब हमारा बन के तैयार नहीं हुआ था, ब्रिटिश इंडिया कहलाता था। सिंपल सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो उस समय हुआ हुआ क्या करता था कि कुछ पार्ट जो है इंडिया के वो ब्रिटिश प्रोविंसेस हुआ करते थे, और कुछ पार्ट वहाँ पे राजा रजवाड़ों के हुआ करते थे, जिसे प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। तो 296 स्टेट्स किसको अलॉट की गई, ब्रिटिश प्रोविंसेस को अलॉट की गई, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का डायरेक्टली रूल हुआ करता था, ठीक है। और 93 सीट्स किसको अलॉट की गई, वो प्रिंसली स्टेट्स को अलॉट की गई। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये नंबर आपको याद रखना है। 389 लोगों का जो है एक समूह था, ग्रुप था, जिसको हम बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिनमें से 296 लोग ऐसे थे जो कि ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर आते थे, और 93 लोग ऐसे थे, 93 सीट्स कहने का मतलब लोग ही होता है, क्योंकि हमारी सीट में क्या होते हैं, एमपीज होते हैं ना, जो अपनी एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 93 जो पर्सन्स हैं वो प्रिंसली स्टेट के, यानी राजा रजवाड़े हुआ करते थे, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। और ये देखिए कुछ 11 प्रोविंसेस हुआ करते थे, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है गाइज, ये नोट्स जो है आप धीरे धीरे देख सकते हैं। मेरा जो मेन मकसद है आपको आज की इस वीडियो लेक्चर में वो बस इतना समझाना है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो क्योंकि अभी नोट्स यहाँ पे खुले हैं, तो आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अभी आपको डिटेल में मैं आगे चल के समझाऊंगा आगे वाले वीडियो लेक्चर्स पे। इन दो पर्सन्स को आप तो जानते ही होंगे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कौन है, फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इन्होंने अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड की थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, होता क्या है कि जुलाई अगस्त का महीना चल रहा होता है, 1946 का समय होता है, ठीक है। इलेक्शन होते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। उसमें मैक्सिमम जो सीट है वो किसके द्वारा जीती जाती है, वो कांग्रेस पार्टी द्वारा जीती जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारी पार्टीज होती हैं अलग अलग। जैसे आज भी आप देखते हो, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप पार्टी है, और तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की जो पार्टी है, बहुत डिफरेंट पार्टीज आर देयर। तो अब इन इलेक्शनों का नतीजा क्या होता है कि जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि टोटल कितनी सीट्स होती हैं, 296 सीट्स होती हैं। 296 सीट में से 208 सीट गाइस कांग्रेस पार्टी के पास जीत जाती है। यानी कि अब सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिलती हैं, और अलग अलग इंडिपेंडेंट पार्टीज जो होती हैं वो 8 सीट उनको मिलती है। तो टोटल कुल मिला के अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा गाइस, ये इतना ही आ जाएगा, कितना, 296, ठीक है। मेरे प्यारे मित्रों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप नोट कर लीजिए कि एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंक्लूडेड ऑल द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज ऑफ दैट टाइम इन इंडिया। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन दो सदस्य नहीं थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। क्यों नहीं थे, क्योंकि इनके बीच में आपस में जो है मतभेद हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम थे, महात्मा गांधी हिंदू थे। तो ये जो चाह रहे थे कि भाई एक की सरकार बननी चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना चाह रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम मुस्लिम्स हैं, हमारी कम्युनिटी अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है, हमारा खान पान अलग है, तो हमारे लिए अलग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, हमारा एक अलग देश बनना चाहिए जिसे हम पाकिस्तान कहलाएंगे। हिंदुस्तान अब टूट के, जो ब्रिटिश इंडिया था वो टूट के दो पार्ट में डिवाइड होने वाला था, इंडिया और पाकिस्तान। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 3:14, ये देख सकते हैं आप, 3:14 AM
टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस। सो इन दिस कंटेक्स्ट अब आप क्या कीजिए कि इसको जो है आप नोट कर लीजिएगा, जो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग कब हेल्ड हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हेल्ड हुई थी। ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन के तैयार हुई तो जो पहली मीटिंग हेल्ड हुई 9 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, और उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, किसको इलेक्ट किया गया, टेम्पररी किया गया था, कौन थे वो, सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे, एक लॉयर थे, वकील थे। ठीक है, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जब पहली मीटिंग हेल्ड हुई तो टेम्पररी जो प्रेसिडेंट बनाया गया, किसको बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। फिर उसके बाद 11 दिसंबर 1946 यानी कि 2 दिन बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ये भी लॉयर ही थे। ठीक है, इनको जो है परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछ सकती है कि टेम्पररी कौन थे, परमानेंट कौन थे। टेम्पररी कौन थे, 2 दिन के लिए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और परमानेंट कब बने, 11 दिसंबर 1946 को बने। कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे और पेशे से ये एक वकील ही थे। अब मेरे प्यारे मित्रों, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। एस.सी. मुखर्जी, इनको वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, और बी.एन. राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र। ठीक है, ये क्या थे, एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र इनको बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या पार्ट्स हम कहाँ से लेंगे, है ना, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, आपस में देखने के लिए। अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था ना कि मोतीलाल नेहरू, ये देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इसमें जो है इन्होंने जो की पॉइंट्स रखे थे, इनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। अब इसको जो है, इसको आगे इसको कौन फुलफिल करेंगे, इनके बेटे कौन है, जवाहरलाल नेहरू। तो इस तारीख को 13 दिसंबर 1946 को ये क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं। इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में होता क्या है कि फंडामेंटल जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कितने पार्ट्स होंगे, कौन से पार्ट में क्या होगा, ठीक है, अभी मैं आपको बता दूंगा। यही मेरा आज का बेसिक काम है, आपको बताने का। तो मेरे प्यारे मित्रों, 22 जनवरी 1947, देखिए दिन देखिए, 13 दिसंबर 1946 से 22 जनवरी 1947, ठीक है, कुछ एक महीने बाद करीबन जो है सारे मेंबर्स ने जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था, किसने, जवाहरलाल नेहरू ने, सब लोगों ने उस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कि यार हमारा जो है इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, हमारे ऐसे पार्ट्स होने चाहिए, हमारा जो है ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, यूनियन स्टेट्स का ऐसा रिलेशन होना चाहिए, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए, है ना कुछ। तो ये सब चीज़ जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में रखा गया, जो सारे के सारे मेंबर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे, उन सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो गाइज़, ये लोग जो है, आप लोग अब कुछ इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसे समझाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस आप लोग के लिए मैं ये नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी समय ही कुछ ऐसा चल रहा है कि मुझे आ रही है नींद। तो इसको आप एक जो है झलक देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, ये ऊपर मैंने पेज नंबर भी लिखे हुए हैं। आपको करना क्या है, आपको पॉज करके नोट्स बना सकते हो आप। ठीक है, इतना तो आप कर सकते हो यार। गाइज, हमने भी किया, आप भी करो, है ना। अब देखिए, अब क्या है, जो फर्स्ट कैबिनेट तैयार हो जाती है ना इंडिपेंडेंट इंडिया की, देखिए यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है, इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म बोथ द टास्क अंटिल द टास्क टू मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज कम्प्लीटेड ऑन 26 नवंबर 1949। जैसे कि आपको अभी स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, जब मैं प्रेम्बल वाली डेट दिखा रहा था, कि 26 नवंबर 1949 को वी इनेक्टेड एडॉप्टेड, ठीक है, अवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बन जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद क्या होगा, फ्रेश इलेक्शंस होंगे, फर्स्ट कैबिनेट बनेगी इंडिपेंडेंट इंडिया की।
तो फर्स्ट कैबिनेट में जो पहले प्रधानमंत्री होते हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इनके पास ये सारे मैटर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स के, कॉमनवेल्थ मैटर्स के, साइंटिफिक एंड रिसर्च मैटर्स के, ये सारे मैटर्स इनके पास होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट कैबिनेट के सदस्य हैं जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये डिप्टी पीएम होते हैं, होम मिनिस्टर भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी होते हैं। सारे जो स्टेट के मैटर्स होते हैं इनके पास होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर के मैटर इनके पास होते हैं। और ये जो है पीएम तो ये होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बट अभी नहीं होते, ये बाद में होते। कब होते हैं, 1950s में। ठीक है, 26 जनवरी 1950, जब पूरी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरा तैयार हो जाता है, सब चीज़ पूरी ड्राफ्ट हो जाती है। तो फिलहाल जो है आप ये मेंबर्स देख सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे उस टाइम के। जॉन मथाई रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। भीमराव अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। जगजीवन राम हुआ करते थे लेबर मिनिस्टर। सरदार बलदेव सिंह को बनाया गया था डिफेंस मिनिस्टर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, हु वाज द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर दिया, तो उसके बाद जो हमारी पहली कैबिनेट बनी, उनके ये सारे जो हैं मिनिस्टर्स हैं। राजकुमारी अमृत कौर हेल्थ मिनिस्टर। CH भाभा कॉमर्शियल मिनिस्टर। ठीक है, रफ़ी अहमद किरवाई कम्युनिकेशन मिनिस्टर। ठीक है, तो ये 12, 13, 14 हैं कुछ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई मिनिस्टर। VN गाडगिल वर्क माइंस एंड पावर। RK सारमुखम छेत्री फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, और करंट की जो है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वो तो आपको पता ही होगा, यही है ना। कमेंट में करके बताना है, गलत भी हो सकती है। ये आप नोट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। जटिए पंजाबी दे रहे हैं ओ जाने मन आ जाने जा आ जाने। तो मेरे प्यारे मित्रों, अभी तक कुछ समझ में आया आपको? ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं, ये क्या है, ये कमिटीज़ बनी थी बहुत सारी। ठीक है, उनमें से एक कमेटी हुआ करती थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हो तो एक बार इसमें लुक ओवर कर लेते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी। ठीक है, 29 अगस्त 1947। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना। और 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ये बन गई थी। क्योंकि आपको पता होगा 26 नवंबर 1950 को जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट बन के तैयार हुआ था। अभी तो बस ये बस शुरुआत ही थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी, इसके मेंबर्स थे, इनका इलेक्शन हुआ, कमेटी बनी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो है प्रेसिडेंट कौन थे, BR अम्बेडकर। इन्होंने जो है ड्राफ्ट किया था। इनका काम क्या था, इनको प्रिपेयर करना था ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इनके साथ अदर मेंबर्स भी थे, जैसे N गोपाल स्वामी अय्यर, KM मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद अहमद सदुल्ला, N माधव राव। ठीक है, ये चीज़ जो है आप देख लीजिएगा। आपको जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, फॉर द टाइमिंग अभी देख लीजिए। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी वाज पब्लिश्ड ऑन 21 Feb 1948। यानी कि अब एक रूपरेखा तैयार होके प्रेजेंट कर दी गई थी। ठीक है, कि भैया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा। ठीक है, देख लो तुम भी एक बार। तो इसमें अब बहुत सारी चर्चा होती है, पहली रीडिंग होती है, दूसरी रीडिंग होती है, 3 रीडिंग होती है टोटल। कितनी रीडिंग होती है टोटल? 3 रीडिंग्स होती हैं। 3 रीडिंग में अच्छे से परखा जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा ही है, कुछ गलत तो नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं जोड़ना, है ना। तो भैया 21 फरवरी 1948 को इसको पब्लिश कर दिया जाता है। गाइस, अभी हमारे साथ 2 हमारे मित्र और हैं, चुन्नू और मुन्नू।
क्यों बे चुन्नू हैं गाइस? ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। थोड़ा सा मैं बोर हो रहा था क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा है, 3:32 हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं, संडे का दिन है, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, फरवरी का महीना है, नहीं फरवरी है ना यहाँ। अब मेरे प्यारे मित्रों, जैसे ही जो है ये ड्राफ्ट बन के तैयार कर दिया गया था, तो 8 महीने का टाइम दिया गया भारत की जनता को कि आप लोग देखो हमारा जो है नया संविधान ऐसा होएगा। ठीक है, क्या आपके कोई सजेशंस हैं? क्या आप कोई इसको क्रिटिसाइज करना चाहते हो? ठीक है, क्या कोई दूसरा ड्राफ्ट हमें बनाना चाहिए? अगर चाहिए तो बताओ हमें। तो ऐसा हुआ भी, बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स भी हुए, बहुत सारे सजेशंस भी मिले। तो जो दूसरा ड्राफ्ट बन के तैयार हुआ वो अक्टूबर 1948 में बन के तैयार हुआ। ठीक है, अब ये जो है पूरा अच्छे से ड्राफ्ट हो चुका है। अब यही जो है इसकी रीडिंग होगी। 3 रीडिंग होती हैं टोटल। ठीक है, पहली रीडिंग 4 से 9 नवंबर, 5 दिन ये रीडिंग चलती है। सेकंड रीडिंग जो होती है इसी ईयर को 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949, यानी कि करीबन करीबन 1 साल। हाँ, हम ये कह सकते हैं 1 साल तक जो है सेकंड रीडिंग चलती है। देखते हैं इसमें कुछ और हमें जोड़ना तो नहीं है। तीसरी रीडिंग 14 नवंबर से लेके 26 नवंबर 1949 तक चलती है। 26 नवंबर 1949 को हम क्या करते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इस ड्राफ्ट पे अपने सिग्नेचर कर देते हैं सारे के सारे। ठीक है, टोटल 299 मेंबर्स थे इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। ठीक है, जिनमें से 284 मेंबर्स इस पे साइन करते हैं। अब सारे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि भैया जितने मेंबर्स प्रेजेंट थे उन्होंने साइन किए थे, यानी कि जो बाकी मेंबर्स नहीं थे जिन्होंने साइन नहीं किए थे, शायद उस दिन वो वहाँ पे साइन करने वाले दिन प्रेजेंट नहीं होंगे। और गाइस फाइनली हमारा जो है संविधान बन के तैयार हो चुका है। टनटनान 26 नवंबर 1950 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पास हो चुका। और जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रेम्बल समझा दिया था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया इनेक्टेड अडॉप्टेड एंड गेव टू देम सेल्फ टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारे प्रेम्बल में ही मेंशन है। ठीक है, कि 26 नवंबर 1949 को हम अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा था। यहाँ से आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया था, इनेक्ट हो गया था। ठीक है, जिसमें टोटल कितने 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि बन के तो वैसे बेसिकली सब चीज़ तैयार हो ही गई थी, लेकिन जो है कुछ चीज़ें जैसे कि सिटीजनशिप वाला पोर्शन है, ठीक है, फर्स्ट में ही हमें देखने के लिए मिल जाता है। इलेक्शन वाला जो पोर्शन है, इंटरिम पार्लियामेंट वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस चीज़ को इन्फोर्स कर दिया, ये चीज़ लागू हो गई थी। ये इलेक्शन भी होने लागू हो गए थे। सिटीजनशिप, भाई ये कौन हमारे देश में सिटीज़न होगा कौन नहीं होगा, ये चीज़ भी लागू होने लग गई थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है लागू होने लग गई थी। और बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा था फंडामेंटल ड्यूटीज़, लाभ 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 जितना भी सब कुछ है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है, जो कुछ भी है, ठीक है, जो आप देखोगे अभी, तो वो सब क्या था, वो 26 जनवरी 1950 को हम पूरी तरीके से कंप्लीट जो कंसिडर किया गया और उसे इन्फोर्स कर दिया गया। ठीक है, और इसी को प्रोमगुलेशन डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है गाइस। बेतहासा दिल ने तुमको ही चाहा है। सो गाइस, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा गाइस, मज़ा आएगा, एक बार पढ़िएगा ज़रूर। ठीक है, देखिए, ये देखिए, टोटल खर्चा कितना आया था, 64 लाख हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। उस टाइम पे 64 लाख बहुत होता है गाइस। कुछ वुमेन पर्सनैलिटीज़ के नाम देख लीजिए, ठीक है, जैसे कदम्बनी गांगुली, ये पहली वुमेन पर्सनैलिटी थी जिन्होंने
1890 को, जैसे नाम से ही आप देख रहे हैं गांगुली लोग कहाँ के होते हैं, कलकत्ता बंगाल के होते हैं। तो कलकत्ता सेशन जो था इसको एड्रेस किया था इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे ये वक्ता बनी थी, यानी कि एक तरीके से जैसे पार्लियामेंट में एड्रेस करते ना, तो उसको एड्रेस किया था इन्होंने कदम्बनी गांगुली को। हर्षा मेहता, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट वुमेन है। दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है। फिर और चलिए, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है गाइस। एक कॉन्ट्रास्ट रहता है इसमें, एक वुमेन और है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट वो इंडियन नहीं है, ठीक है। ये जो है सिविल सर्वेंट है, ब्रिटिशर है ये बेसिकली। तो ये जो है पहली वुमेन थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, पहली वुमेन। इस चीज़ का फ़र्क समझना आप। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन कौन बनी? एनी बेसेंट। यानी कि ये जितनी भी 4 महिलाओं के नाम मैंने आपको दिखाए, सरोजनी नायडू ये वो, इन सबसे पहले एनी बेसेंट बन चुकी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद अगर पहली इंडियन वुमेन की बात की जाए जिसने प्रेजाइड किया इंडियन नेशनल कांग्रेस को, वो कौन है? वो सरोजनी नायडू है, ठीक है। अब देख लीजिए, फाइनली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कितना टाइम लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन टोटल बनने में लगे, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, इतना ज़्यादा खास मुझे नहीं लगा, आप लोग को इंटरेस्ट है पढ़ लीजिएगा। नेशनल एम्बलम, ठीक है, नेशनल एम्बलम के बारे में देख लीजिएगा। क्या है हमारा नेशनल एम्बलम? नेशनल फ्लैग, ठीक है। नेशनल फ्लैग की जो लेंथ और ब्रेथ है कितनी है, ठीक है। इस नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, कब किया था? 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। इस फ्लैग को बनाया किसने था? पिंगई वेंकैया। ये नाम आपको याद रखना है, पिंगई वेंकैया। अब भैया ये जो है, जो ट्राई कलर का आप झंडा देखते हो ना, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ठीक है, ऐसे ही होता है शायद। ऊपर सैफरॉन, यहाँ पर वाइट और यहाँ पे ग्रीन, ऐसे ही होता है क्या, या उल्टा बना दिया मैंने? देख लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा गाइस, ठीक है। तो ये जो है कहाँ से मोटिवेट होके हमने लिया है? फ्रेंच फ्लैग से। ये चीज़ भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। किसने बनाया, ठीक है, किसने प्रिपेयर किया? पिनगई वेंकैया, पिनगई वेंकैया, ठीक है गाइस। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो सैफरन कलर होता है ये किस चीज़ को रिजेंबल करता है? ये करता है सेक्रीफाइस को, त्याग को, कि भैया हमने बहुत सेक्रीफाइस किया है। वाइट किसको रिजेंबल करता है? पीस को, शांति को, ठीक है, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। ग्रीन किसको ये करता है? एग्रीकल्चर को, यानी कि खेती होनी चाहिए हमारे देश में, एग्रीकल्चर की डोमिनेंस, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ज़मीन लैंड पड़ी है, तो उसमें हम क्या करेंगे? इंडस्ट्रीज़ वगैरह, तो हम ऐसी हालत में थे नहीं, अभी नया नया देश बना ही था, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा देश क्या है? कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चर डोमिनेंस था, यानी कि ग्रीनरी थी चारों तरफ। तो ये जो ग्रीन था कलर, ये किस चीज़ को? ग्रीनरी को शो करता था, एग्रीकल्चर डोमिनेंस को शो करता था, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। ये डेट जो यहाँ पर मैं लिखने जा रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखनी है। 16 अगस्त 1947, ठीक है। 16 अगस्त, 15 अगस्त तो हर कोई जानता है। 16 अगस्त को पहली बार इसको, फ्लैग को होस्ट किया गया। आजकल तो हम 15 अगस्त को करते हैं, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम 16 अगस्त को ये इसको होस्ट किया गया। अब इस नेशनल फ्लैग से लेके एक नेशनल फ्लैग का एक लॉ भी बना है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल फ्लैग कोड, ठीक है। यानी कि अगर कोई तिरंगे की हमारी बेइज्जती करेगा, रोड में फेंकेगा, कोई जूता मारेगा, लात मारेगा, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी गाइस। 2002 में ये बन के तैयार हुआ, बन के तैयार हुआ, और 26 जनवरी
2003 से ये लागू भी हो गया कि भैया अब इस दिन से जो कोई भी हमारे तिरंगे की बेइज्जती करेगा, हमारे नेशनल फ्लैग की बेइज्जती करेगा, सो ही विल बी पनिश्ड। पनिशमेंट कितना? 3 और मोर देन 3 और मोर देन 3 ईयर्स ऑफ पनिश इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है अगर आप इसको जो है इसकी बेइज्जती करोगे हमारे तिरंगे की, ठीक है गाइज। उसके बाद आप नेशनल एंथम देख लीजिए। नेशनल एंथम क्या है हमारा, आप सभी को पता होगा। 52 सेकंड में जिसे गाया जाता है, किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर के भैया थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, पहले भारतीय थे जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस निकाली थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे मित्रों, लगभग लगभग हो ही गए। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, ठीक है। अब एक झलक हम देख लेंगे कि किस तरीके से इसको ड्राफ्ट किया गया था। जो आज आप पढ़ते हैं ना कि पार्ट्स में इतने पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स के अंदर इतने आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इतने चैप्टर्स हैं, ठीक है। सेंटर स्टेट के बारे में, तो ये सारी चीज़ें का एक डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में जो है जितनी ज़्यादा लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतनी बहुत जल्दी वीडियो आएगी, बढ़िया करके डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। बस मोटिवेट कर देना, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फैला देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर करना। बिना सब्सक्राइब करे जाना मत। तो दो चीज़ें और आप देख लो, उसके बाद मैं आपको ड्राफ्टिंग वाला दिखाता हूँ, ठीक है। अभी आपने नेशनल फ्लैग के बारे में देखा, अब आप नेशनल एंथम के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया था, 52 सेकंड में जो गाया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। ओरिजिनली ये बंगाली लिटरेचर, बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है। कलकत्ता सेशन में इसको गाया गया था। लेकिन 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 सीन यहाँ तंग है। 1911 को ही जो है शुरुआत हो गई थी इस जनगण मन को जो है बनाने की, ठीक है। यानी कि 27 दिसंबर 1911 को पहली बार कलकत्ता सेशन में इसको गाया गया था, जनगण मन को बंगाली लैंग्वेज में, ठीक है। किसके सुप्रीमेसी में? विशन नारायण दत्त के सुप्रीमेसी में, ठीक है। और फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन भी हुआ उसका ठीक 1 साल बाद 1912 में एक मैगजीन का नाम था तत्वबोधिनी मैगजीन, ठीक है। इसको 1919 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश क्या, बेसिकली हिंदी में ही समझ लीजिए, ठीक है। इनको क्या नेम दिया? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसका जो पीछे म्यूज़िक बजता है ना, एक सॉन्ग तो गाना हो गया और म्यूज़िक जो पीछे से म्यूज़िक चलता है, तो इसका म्यूज़िक किसने दिया है? कैप्टन राम सिंह ठाकुर जी, ठीक है। इन्होंने दिया है। कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में गाया जाता है। नेशनल सॉन्ग की बात करें तो आप सभी को पता है बंकिम चंद्र चैटर्जी, वंदे मातरम जो है हमारा नेशनल सॉन्ग है, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को उसको एक्सेप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई थी, ठीक है। फर्स्ट टाइम इसको भी कलकत्ता सेशन पे 1896 के सेशन, कलकत्ता सेशन में अंडर द सुप्रीमेसी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर इसको भी गाया गया था, ठीक है। ये चीज़ अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। ओ चटनी पंजाबी नहीं, ओ गॉड गाइज, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, मिलती नहीं है ऐसी चीज़ें, ठीक है। नेशनल एम्बलम क्या है? नेशनल एम्बलम अशोक रेप्लिका, ठीक है। कब? 26 जनवरी 1950 को डिक्लेयर किया गया था। क्या है ये? शेर के जो 3 मुंह आप देखते हो ना चारों तरफ, सारनाथ, जो अशोका का, सारनाथ में जो अशोका का जो पिलर सिचुएटेड है उससे लिया गया है, उससे कॉपी किया गया है,
नेशनल एम्बलम क्या है, अशोका रेप्लिका। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एडिशनल मैंने लिखी है, आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको सप्लीमेंट्री मिल रहा है इस वीडियो के साथ। नेशनल एनिमल कौन है हमारा, नेशनल बर्ड कौन है, नेशनल फ्लावर कौन है, ठीक है, नेशनल फ्रूट, नेशनल ट्री, नेशनल गेम, नेशनल कैलेंडर, नेशनल रिवर, नेशनल वाटर मैमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल, नेशनल स्वीट जलेबी है गाइस। और नेशनल फ्रूट है हमारा मैंगो। मज़ा। तो गाइस फाइनली इस वीडियो का जो मेरा मकसद था आप लोग को समझाने का, वो चीज़ अब यहाँ पे अब आ रही है। देखिए करीबन ये 40-50 मिनट के बाद, है ना। तो क्या है कि पहला जो आपका पार्ट है वो यूनियन और टेरिटरीज़ की बात करता है, जिसमें 1 से लेके 4 आर्टिकल है। अभी तक मैंने आपको बता दिया ओरिजिनल 395 आर्टिकल्स थे हमारे पास। ठीक है, इनको जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, 12 पार्ट्स, 8 शेड्यूल, है ना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 22 पार्ट्स, ठीक है, 22 पार्ट्स, 8 शेड्यूल, 395 आर्टिकल्स। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है यूनियन और टेरिटरीज के बारे में बात करता है, 1 से लेके 4 तक आर्टिकल है। सिटीजनशिप की बात अगर बारी आए तो 5 से लेके 11 तक इसमें आर्टिकल्स हैं। फंडामेंटल राइट की अगर बात की जाए तो 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है। फिर डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51। फिर आर्टिकल जो हमारा एक जो पार्ट है पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी का है, 51A आर्टिकल, ये जो ऐड किया गया बाद में। ठीक है, यूनियन, ये देखिए फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है कि हमारी जो जो बेसिक हमारी ड्यूटी होनी चाहिए, यानी जितने हमारी नेशनल जो जैसे ट्रेन है या कोई हमारी ऐसी चीज़ है, कोई पुरानी चीज़ है, उसकी हमें संरक्षा करनी है। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, हम एक अच्छे व्यक्ति बनते, एक अच्छे सिटीज़न बनते, तो हमको जो है उससे प्राइजेस से जो है ऑनर भी किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, यूनियन के बारे में बात की गई है कि प्राइम मिनिस्टर होगा, कैबिनेट होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, तो वो पूरा 52 से लेके 151 टोटल कितने यहाँ पे सेक्शंस हैं, 99 सेक्शंस है गाइज। उसके बाद सेम स्टेट की बात की गई है, 152 से लेके 200 आर्टिकल 237 तक। ठीक है, फिर आपको आर्टिकल 238 दिख जाएगा। आर्टिकल 238 में आपको दिख जाएगा कि ऐसे स्टेट जो पार्ट बी स्टेट से बिलोंग करते हैं। पार्ट ए पार्ट बी अभी आपको समझा दूंगा। ठीक है गाइज, तो फिलहाल जो आप जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। हाँ, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आर्टिकल 239 से लेके आर्टिकल 242 में पंचायत जो हमारी ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उसके लिए आर्टिकल मिल जाएंगे। आर्टिकल 243 ही है, 243 से लेके 243O तक। फिर म्यूनसिपलिटी जो हमारा जो शहर नगर निगम आ जाता है ना, तो नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, तो म्यूनसिपलिटीज उसे बोलते हैं। आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243Z तक है। कहाँ तक है, ZG तक। जेड फिर ये स्टार्ट हो जाता है, जेड जैसे ही आता है तो जेड भी अपने आप में ZA, ZB, ZC, जेड ऐसे करके है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात आती है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ZS से लेके ZP तक है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एरिया की बात की जाती है आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244A में। सेंटर स्टेट रिलेशन की बात आती है आर्टिकल 245 से लेके आर्टिकल 263 में। फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स की बात आती है आर्टिकल 264 से लेके आर्टिकल 300A में। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात आती है आर्टिकल 301 से लेके 307 के बीच में। फिर देखिए आप सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, जैसे कि यूपीएससी, जिस चीज़ के लिए आप अभी तैयारी कर रहे हैं, देख रहे हैं इस वीडियो को, है ना, तो इस चीज़ के बारे में जो कहाँ दे रखा है। अगर आपको कोई जज वगैरह बनना है, लॉ वगैरह आपने किया हुआ है, ठीक है, तो 308 से लेके 323 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आर्टिकल 14A में आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 14A में, ठीक है, पार्ट 14A में 323A
आर्टिकल है ट्रिब्यूनल्स के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा। इलेक्शन से रिलेटेड मैटर माल मसाला आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आर्टिकल 234 324 से लेके 329 तक 6 आर्टिकल आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी क्या है, हिंदी है, इंग्लिश है। ये कहाँ लिखा गया है 243 से लेके 351 में, यानी कि हाई कोर्ट वगैरह में, पार्लियामेंट में किस में कार्रवाई होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। इमरजेंसी प्रोविजंस भी डाल रखे हैं 352 से लेके 360, आपको पता ही होगा। नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। तो धीरे धीरे करके 18वां पार्ट, 19वां पार्ट मिसलेनियस है। ठीक है, अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आप पार्ट 20 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो टेम्प्रेरी हैं, ट्रांजिशनल हैं, जैसे नागालैंड जैसे स्टेट है वहाँ के लिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ है गाइज। तो गाइज जाते जाते मैं बता दे रहा हूँ, सुबह के बज चुके हैं पूरे 4। ठीक है, तो अब जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक कर दीजिएगा और जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा। ज़्यादातर लोग इसकी बात करते ही नहीं है, शेड्यूल्स की। ठीक है, तो शेड्यूल्स की तो ओरिजिनली आपको पता है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो वी हैव 8 शेड्यूल थे। तो देख लेते हैं उन 8 शेड्यूल में क्या क्या है। जजिस के लिए सैलरी वगैरह है, और जैसे पार्लियामेंट के सदस्य हैं उनकी सैलरी वगैरह है, अलाउंसेस है उनके, ओथ्स वगैरह हैं। ठीक है, गवर्नर की है, प्रेसिडेंट की है। तो ये सारी चीज़ें इन शेड्यूल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो मेरे प्यारे से मित्रों, ठीक है, इस चीज़ को आप जो है देख लीजिएगा। रुला के गया इश्क तेरा। पहले शेड्यूल में क्या दिया हुआ? नेम ऑफ स्टेट्स एंड jurisdiction, नेम ऑफ एंड देयर बाउंड्रीज। सेकंड शेड्यूल में क्या है? सैलरी है, अलाउंसेस है, प्रिविलेजेस जो हैं किस किन के लिए हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, गवर्नर है स्टेट का, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लोकसभा के, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इनके बारे में सेकंड शेड्यूल में दे रखा है कि इनको सैलरीज वगैरह क्या मिलेंगी, क्या इनको अलाउंसेस होंगे, वेतन भत्ते। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेकंड शेड्यूल में अगर आप देखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड शेड्यूल में मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, एक काम करता हूँ। छोड़ो गाइस, रहने दो, क्या ही देखोगे, बोर हो जाओगे। ठीक है, तो बस ऐसा समझ लो, थर्ड शेड्यूल में आपको दिख जाएगा कि जो ओथ्स लेते हैं ना, तो उसमें कि भाई मैं जो है अपने देश की संप्रभुता एकता बनाए रखूँगा, मैं जो है कसम खाता हूँ, मैं ओथ लेता हूँ। ओथ सेरेमनी जो होती है तो वो आपको थर्ड शेड्यूल में देखने के लिए मिल जाएगा। किन किन के लिए? यूनियन मिनिस्टर्स के लिए, स्टेट मिनिस्टर्स के लिए, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं उनके लिए, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के लिए, कैग के लिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए, इनकी जो है ओथ की जो भी ड्राफ्ट है, जो शपथ वगैरह ये लेते हैं, वो आपको थर्ड शेड्यूल में देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइबल एरिया, जैसे नागालैंड वगैरह ये वाला जो क्षेत्र है। ठीक है, वहाँ पे अलग ही एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। ठीक है, सिक्स शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब्स इन फॉलोइंग स्टेट्स, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, सेवन्थ शेड्यूल में देखिए क्या है। सेवन शेड्यूल ये तो आपको पता ही है कि पावर्स को बांटा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बच्चों वाली बातें हैं, ये बड़ी बड़ी बातें, ये छोटे छोटे। ठीक है, बट इन द केस आप देख लीजिएगा कहीं क्या बना। 8वां शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं हमारी, इसमें इंग्लिश आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनमें से एक लैंग्वेज में आप किसी एग्ज़ाम दे सकते हो, है ना। ठीक है, 8वां शेड्यूल। अब मैं आपको बताया था अभी तक 8 शेड्यूल थे, अब जो है 9वां, 10वां, 11वां और 12वां शेड्यूल जोड़ा गया हमारे देश आज़ाद होने के बाद, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 1951 में, 1992 में 9वां जो है बना। 1951 में किससे रिलेटेड है ये? ठीक है, कुछ एडिशनल क्लॉजेज हैं। ठीक है, 10वां
एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, 1985 में ये बना। 11वां जो है 1992 में बना। ठीक है, पैसे बनते गए, बेकार की चीज़ है, मत करो। 12th शेड्यूल एडिड बाय 74th। ठीक है, 1992 को उसको ऐड किया गया, तो टोटल अब हमारे पास कितने 12 शेड्यूल है। मेरे प्यारे मित्रों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग को ये जो है मेरा बताया गया है, जो भी एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से किया था अपना, जो है मैंने पूरा 100% दिया था, आप लोग को जो है पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, जो साथ में अपने दोस्तों के संग इसे शेयर कर दीजिएगा। और जो है मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, जय महादेव, हर हर शंभू। और हाँ, बताना ज़रूर गाइज, 4:06 हो रहे हैं सुबह के, कि आपको ये वीडियो लगी कैसी। कुछ घुसा या नहीं घुसा भेजे में, घुसा होगा ना, जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग knowledge as I do. Thank you so much for watching.